हमारे राजपूत इतिहास की इस कड़ी में आपका स्वागत है। राजपूत इतिहास की कड़ी के पिछले पार्ट में हमने पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में जानकारी साझा की। आज उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोहम्मद गोरी तराइन के युद्ध में बहुत बुरी तरीके से हार चुका था और वो एक अपमान महसूस कर रहा था। इससे वो बहुत बड़ा दुखी था और अपने इस अपमान का वो बदला लेना चाहता था। वो जब गजनी पहुंचा तो उसने अपने उन सैनिक अधिकारियों को बहुत ही सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जो कि युद्ध क्षेत्र से भाग चुके थे। और इस प्रकार मोहम्मद गोरी अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और ये हार उसे कचोट रही थी और राजपूत राजाओं से इस पराजय का प्रतिशोध लेने का उसने पक्का निश्चय कर लिया था। इतिहासकार फरिश्ता कहता है कि सुल्तान शिहाबुद्दीन गोरी गजनी पहुंचा और उसने बदला लेने का निश्चय किया तो उसकी नींद और आराम को उसने अपने आप के लिए हराम बना लिया और थोड़े से समय में उसने एक ऐसी सेना इकट्ठी की जो बहादुर थी और अपने काम में निपुण थी। अतः मोहम्मद गोरी ने अपनी पराजय का बदला लेने के लिए 1 वर्ष तक भीषण तैयारियां की और लगभग 1,20,000 चुनी हुई घुड़सवार सेना को लेकर वो भारत की ओर चल पड़ा। देखिए, जो सेना के आंकड़े हैं वो अलग अलग इतिहासकार के आधार पर अलग अलग बताए जाते हैं। लाहौर पहुंचकर उसने किवाम उल मुल्क को अपने दूत के रूप में पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा और उसे इस्लाम धर्म अपनाने और मोहम्मद गोरी का आधिपत्य स्वीकार करने के लिए कहा, परंतु पृथ्वीराज ने इस सुझाव को ठुकरा दिया और उसके दूत को यह कहा कि वो तुरंत भारत से लौट जाए। पृथ्वीराज चौहान 3 लाख घुड़सवार, 3,000 हाथी और काफी पैदल सेना लेकर गोरी के मुकाबले के लिए तराइन के मैदान में पहुंच गया। ये संख्या भी अलग अलग आंकड़ों में अलग अलग साहित्य के आधार पर अलग अलग मानी गई है। पृथ्वीराज चौहान की सहायता के लिए माना जाता है 150 सामंत भी आए थे और उन सब ने गंगा जल की शपथ लेकर जीने और मर मिटने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज का प्रबल प्रतिद्वंद्वी जयचंद्र इस युद्ध से बिल्कुल अलग रहा था। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को भ्रम में डाल दिया कि वह युद्ध की अपेक्षा संधि करना अधिक पसंद करता है और इस संधि वार्ता से पृथ्वीराज बुलावे में पड़ गया और गोरी ने धोखे से पृथ्वीराज की सेना पर आक्रमण कर दिया और उसे हरा दिया। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की सैनिक व्यूह रचना अधिक सुदृढ़ और अधिक सुनियोजित तरीके की थी और जब दोनों का आमना सामना हुआ चौहान और गोरी का, तो गोरी ने पृथ्वीराज को इस बहकावे में रखा कि वो संधि करने के लिए आया है और अपने भाई से संधि की शर्तों के लिए बातचीत करने के लिए दूत को भेज रखा है। उसके बाद आने पर विचार करेंगे, बातचीत करेंगे। पृथ्वीराज चौहान इस प्रकार के बहकावे में आ गए। उनकी सेना है वो यूं ही बैठी रही। कुछ दिन बीतने के बाद एक अचानक से रात्रि के दौरान ही मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की सेना पर आक्रमण कर दिया। ये अर्ली इन द मॉर्निंग का टाइम था, जब सुबह नहीं हुई थी। ऐसी रात्रि के अंदर चौहान सैनिक है वो संभल नहीं पाए क्योंकि गीते कार्य में लगे हुए थे, कुछ सोए हुए थे। ऐसी स्थिति के अंदर पृथ्वीराज चौहान है वो यहाँ हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी की जीत होती है। तात्कालिक इतिहासकार मिनाद सिराज के अनुसार सुल्तान ने अपनी सेना को योजना अनुसार युद्ध के लिए खड़ा किया। उसने घुड़सवारों को 10-10 हजार के 4 टुकड़ों में बांट दिया और दाएं बाएं और आगे पीछे चारों ओर शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया था। जब शत्रुओं ने अपनी सेना इकट्ठी की तब तक इन घुड़सवार टुकड़ियों ने एक दूसरे की सहायता कर दी और पूरे जोश से उस पर धावा बोल दिया था। इस राजनीति से पृथ्वीराज चौहान की सेना भाग खड़ी हुई। यद्यपि राजपूतों ने अत्यंत वीरता से युद्ध किया, परंतु मोहम्मद गोरी की युद्ध नीति के कारण उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी। अपराह्न के पश्चात लगभग 3 बजे मोहम्मद गोरी ने अपनी सुरक्षित सेना को राजपूतों पर आक्रमण करने का आदेश दिया
और राजपूत इस विनाशकारी आघात को सहन नहीं कर सके और बड़ी संख्या में मारे गए और गोविंदराज की इस युद्ध में भी मारा गया और पृथ्वीराज ने दास होकर भागने का प्रयास किया, परंतु वह सिरसा के निकट पकड़ा गया और बाद में कहते हैं मारा गया। पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के बाहर सरस्वती नामक स्थान पर बंदी बना लिया जाता है। अब बंदी बनाने के बाद पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या किया जाता है, इसके बारे में भी अलग अलग ग्रंथों के द्वारा हमें अलग अलग जानकारी मिलती है। कोई एक निश्चित आधार पर एक निश्चित बात हम नहीं कह सकते। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि रहे उनके मित्र चंद्रबरदाई है। उनकी रचना पृथ्वीराज रासो के अनुसार देखें तो पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान के साथ उनके मित्र चंद्रबरदाई को भी बंदी बना लिया गया था और बाद में सजा के तौर पर गर्म सलाखों से पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी गई थी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने हिम्मत नहीं हारी थी और मोहम्मद गोरी को बाद में पता चला कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने की कला जानता है, तो उसने आखिरी इच्छा के रूप में चंद्रबरदाई के कहने पर इसके प्रदर्शन की इजाज़त भी दे दी थी। और बताया जाता है कि चंद्रबरदाई ने इस बार एक दोहा पढ़ा और उसे मोहम्मद गोरी की लोकेशन बता दी। वो इस प्रकार बताया जाता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ये उसने दोहा बोला। पृथ्वीराज चौहान के लिए मोहम्मद गोरी की दूरी मापने के लिए चंद्रबरदाई का यह एक संकेत था जो पृथ्वीराज चौहान के लिए काफी था। मोहम्मद गोरी ने जैसे ही शाबाश बोला, आवाज सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चला दिया और मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। हालांकि इस कथानक को लेकर अनेक इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन इतिहासकार हसन निजामी जो लिखता है वो कुछ और लिखता है। उनका कहना है कि जब पृथ्वीराज चौहान हार गए तो उनको कब्जे में किया गया, लेकिन गोरी के कहने पर समझौते में हुआ कि वो गोरी के अधीन अजमेर के शासक बने रहेंगे और ये बात पृथ्वीराज चौहान ने स्वीकार की। और इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1193 का तारागढ़ अजमेर से एक सिक्का प्राप्त हुआ है। इस सिक्के पर एक तरफ तो पृथ्वीराज चौहान लिखा हुआ है और दूसरी तरफ लिखा हुआ है मोहम्मद बिन शाम। देखिए, मोहम्मद गोरी का मूल नाम मोहम्मद बिन शाम ही था। ठीक है, तो इन दोनों के संयुक्त नाम के सिक्के मिलने से पता चलता है एक मुख्य शासक था और एक उसका अधीनस्थ शासक था। तो इस सिक्के से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अजमेर है उस पर पृथ्वीराज चौहान ने शायद अधीन रहकर राज करने की बात स्वीकार की थी और बाद में षड्यंत्र रचे जिसका पता गोरी को चला तो उन्होंने उसका वध कर दिया। इस प्रकार की घटना की जानकारी में हसन निजामी देता है। कुल मिलाकर निश्चित तौर पर एक बात या एक राय नहीं हो सकती। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार संभवतः पृथ्वीराज चौहान को अजमेर ले जाया गया और वंश सुल्तान के अधीन रहकर शासन करने को कहा गया हो, परंतु इस स्थिति को सम्मानित न समझकर पृथ्वीराज ने इस पर सुल्तान के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा हो। और इस कल्पना का अनुमोदन मोहम्मद गोरी द्वारा प्रचलित मुद्राओं से भी होता है, जिसके एक ओर पृथ्वीराज और दूसरे मोहम्मद बिन शाम का नाम अंकित है। मोहम्मद द्वारा पृथ्वीराज के पुत्र को आश्रित बनाना भी इसी विचार का अनुमोदन करता है। आइए अब जानते हैं तराइन के दूसरे युद्ध का इतिहास में महत्व क्या है। देखिए, भारत के इतिहास में तराइन के दूसरे युद्ध का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तराइन के इस दूसरे युद्ध ने चौहानों की शक्ति को प्रबल आघात पहुंचा दिया और मुसलमानों के लिए भारत विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। डॉक्टर V.A. स्मिथ का कहना है कि 1192 ईस्वी के तराइन के इस द्वितीय युद्ध को निर्णयात्मक माना जा सकता है क्योंकि इसमें मुसलमानों की हिंदुस्तान पर विजय सुनिश्चित हो गई थी। इसी प्रकार सर वुल्जले हेग कहते हैं कि इस विजय से मोहम्मद गोरी को दिल्ली के समीप तक संपूर्ण उत्तरी भारत प्राप्त हो गया था। और वहीं डॉक्टर D.C. गांगुली का कहना है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय ने केवल चौहानों की साम्राज्यवादी शक्ति को ही नष्ट नहीं किया बल्कि वह संपूर्ण भारत के विनाश का भी कारण बन गया था।
तराइन की दूसरी विजय के उपरांत मोहम्मद गोरी ने शीघ्र ही हांसी, कोहराम, सिरसा, दिल्ली और अजमेर आदि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और सभी विजित प्रदेशों में मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट भी किया और उन्होंने वहां से अपार धन संपत्ति भी लूटी थी। इसी प्रकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद भी तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज की पराजय से राजपूत शक्ति को भारी आघात पहुंचा था और वास्तव में यह युद्ध चौहानों के लिए अत्यंत विनाशकारी साबित हुआ था। पृथ्वीराज की पराजय के पश्चात मोहम्मद गोरी के लिए भारत विजय का मार्ग अब पूरी तरीके से प्रशस्त हो गया था। तो आज की कड़ी में तराइन के इस द्वितीय युद्ध की कहानी ही साझा करेंगे। अगली कड़ी में जानेंगे पृथ्वीराज चौहान, जो कि एक वीर शासक बताया जाता है, उसकी हार के कारणों को और उसके मूल्यांकन को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।